नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे एक्सपायरी के दिन आपकी क्या अप्रोच हो बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ कल लगभग 2 बजे के आसपास एशियन पेंट्स के नंबर आए थे, उन नंबर्स पे हम बातचीत करेंगे। कुछ देर में हम मैनेजमेंट से बातचीत करना शुरू करेंगे लगभग 2:05 के आसपास। और सिंगले साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अमित सिंगले साहब एमडी एशियन पेंट्स के, उनसे कुछ देर में बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन एक बार पहले जरा देखते हैं कि बाजार में हो क्या रहा है। देखिए, निफ्टी मोर और लेस डे हाई तो नहीं लेकिन उस ट्रेजेक्ट्री के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक डे लो पर तो नहीं लेकिन उस ट्रेजेक्ट्री के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इन दोनों इंडिसेस के बीच में जो डाइवर्जेंस है बिटवीन डे हाई एंड बिटवीन डे लो, ये क्रिएट कर रहा है, ये फिल कर रहा है निफ्टी आईटी। हालांकि तीनों इंडिसेस जो है ना, आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ एक बड़ी प्रॉपर्टी लेके ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैंने आज सुबह एक ग्लोबल मार्केट्स में कोलैप्स था, यूएस मार्केट का कोलैप्स था, क्रूड की तेजी थी, उसके बीच में हमें एक संतुलन बिठाना था। संतुलन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भले ही ग्लोबल मार्केट का सेटअप बहुत खराब था, लेकिन मैंने अपनी कमेंट्री में सुबह आपको क्लियरली कहा था कि स्टैट्स एंड मोर स्पेशली दैट लिक्विडिटी फ्लो, मनी फ्लो इज स्ट्रॉन्ग। लेके आइए लेवल्स जरा। बेस वन, टिल द टाइम वी हैव बेस वन, हम बाय ऑन डिप्स करेंगे, चाहे कुछ भी हो। टिल द टाइम वी हैव बेस वन, वी विल कॉल दिस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। बाय ऑन डिप्स काम करेगा। लेवल क्या था? 171। इंट्राडे लो क्या है? करीब 187। उस ट्रेजेक्ट्री में आया। क्या थी ट्रेजेक्ट्री नंबर 1? 100 डेमा के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री, वो थी कल के सबसे स्ट्रॉन्ग 24,200 के पुट राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री। वहां से गया और शूट अप हो गया। पहला रेजिस्टेंस हालांकि याद रखिएगा मैंने थोड़ा दूर रखा है क्योंकि देखिए यहां मैटर अब जो है ना वो 24,300 का नहीं है, मैटर है 24,336 और 370। और मैं मानता हूं कि इंट्राडे में ये 336 मिलेगा एक बार आपको, क्योंकि निफ्टी अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो ये अटेम्प्ट अब जरूर लेगा एक बार 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री का। 336,369, दैट्स कॉल्ड 200 डेमा क्लस्टर। और अगर ये कटता है देन अ 410 पॉसिबल, बट सेकंड रेजिस्टेंस का स्कोप सिर्फ अगर आप देखें तो खुलेगा 410 के ऊपर। ये डेटा कह रहा था उस वक्त का, ये जो सुबह मैंने व्यू रखा था। और निफ्टी बैंक में मेरा क्लियर व्यू था कि निफ्टी बैंक अभी भी रेंज में, ये क्रैक भी होगा, ये चलेगा भी, बट विद इन डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री जहां पे इसका हाई है 20 डेमा और लो है लगभग आप समझिएगा कि 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री। मैंने बेस वन क्या रखा था, मैंने क्या बोला था आपको कि ये अभी एक वाइल्ड डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर से कोलैप्स भी होगा और नीचे से रिबिल्ड भी करेगा 668.10, और एग्जैक्टली आप देखिए उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। हो रहा है कोलैप्स, बट दैट्स कॉल्ड अ कंट्रोल्ड डिप, याद रखिएगा। एक बार स्टैट्स देखते हैं फिर फटाफट। अच्छा, एक टीवीएस मोटर का फ्लैश आ रहा था और इस बीच याद रखिएगा क्रूड जो है ना, ब्रेंट क्रूड, वो ऑलमोस्ट 92 के पैच को हिट कर रहा है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी दिक्कत है। डायरेक्टर साहब ब्रेंट क्रूड रखिएगा। टीवीएस मोटर्स पर अगर आप देखें, टू व्हीलर ईवी की सब्सिडी जारी रह सकती है। और अच्छा, इस पर ये रिएक्शन आ रहा है ऑटो स्टॉक्स पे। मीनवाइल ब्रेंट एट 93 में जो दिखाना चाह रहा था आपको, ये थोड़ी दिक्कत का सबब है। मैंने आपको सुबह भी कमेंट्री में कहा था कि जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे पूरा दिन किस तरीके से ब्रेंट टर्न होता है, यहाँ से 90 का 89, 88, 85, 84 होता है या फिर 90 का 91, 92, 95 होता है, हमारा स्ट्रक्चर उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो ये रिस्क अब उत्पन्न हो रहा है। प्रशांत, संक्षेप में पहले आपका इंडिसेस, पहले तो नमस्कार, इंडिसेस पे आपका निफ्टी बैंक पे व्यू क्या है इसको बताइएगा। बिल्कुल, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी पे बहुत क्लियर और क्रिस्प व्यू है। जो कल का लो है, हम मान के चलेंगे राउंड नंबर 24,100, ये बहुत अहम लेवल होगा। तो किसी के पास पोजीशन हो, मेरी सलाह है हमें गैप रेजिस्टेंस में जा रहा है। हालांकि वो रेजिस्टेंस पिछली बार टेस्ट हो चुका है 24,350, 24,250, बट रेजिस्टेंस में कॉशियस रहना जरूरी होगा। कल के लो को आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलिए करीबन 24,100, 130 के जोन में। मैं रेजिस्टेंस के करीब फ्रेश बाइंग करना नहीं चाहूंगा। बैंक निफ्टी का जो जोन है वो 56,500, 57,300, हम बिल्कुल इसके मझदार में बीचों बीच फंसे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड में होगा, निफ्टी में ट्रेल करने की सलाह होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये व्यू है आपका निफ्टी बैंक पे। और एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा जरा, मैं उसको देखता हूँ क्योंकि उसके बाद हमें एशियन पेंट से बातचीत शुरू करनी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि बाजार इन करंट सर्कमस्टेंसेस जब क्रूड ऑलमोस्ट 93 के पैच को हिट कर रहा है क्या कर रहा है। 24,300 पे कॉल राइटर्स आ रहे हैं सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, 24,300 पे कॉल राइटर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा 24,300 और 24,200 पे पुट राइटिंग भी बहुत जोरदार है।
इट मीन्स सिंपली दैट बाजार अपने आप को इस रेंज में अभी कंफर्टेबल पा रहा है, बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहता है और कोलैप्स भी नहीं होना चाहता है, जस्ट टू want to stay between 24,200 और 24,300। ये सिंपली सजेस्ट डेटा यही करता है। और दूसरा सेटअप लेके आइएगा प्लीज़ ज़रा यहाँ पर प्लीज़ ज़रा निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आइएगा। ये स्टैट्स में एक बार रखेंगे डाटा सब, हाँ बैंक निफ्टी के स्टैट्स, यस 57,000 पे कॉल राइटिंग है, सिवियर कॉल राइटिंग है और करीब करीब 2.5 लाख शेयर का बिल्डअप यहाँ पे है और 56,800 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो इस वक्त सही मतलब वही रेंज है। मीनवाइल जो टू व्हीलर ईवी की सब्सिडी जारी रह सकती है, ये खबर जो आ रही है ना, ये सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है, तो ये जो सब्सिडी जारी रहेगी इसके चलते अगर आप देखें जो पीएम ड्राइव स्कीम बढ़ाने पर जो विचार हो रहा है उसके चलते सारे के सारे इन स्टॉक्स पर अगर आप देखें जो है वो एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। लुक एट एथर आपकी स्क्रीन पे करीब 9 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ एक इम्पैक्ट है वहाँ पे। 4164 पे अगर आप देखें आपका टीवीएस मोटर्स डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और ऑटो याद रखिएगा सुबह से एक थीम भी थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी पे बातचीत हो चुकी है। निफ्टी लुक्स रेंज बाउंड एंड निफ्टी बैंक्स ऑल्सो लुक्स रेंज बाउंड विद दैट 100 डेमा और साथ ही साथ 20 डेमा के बीच में। हम बातचीत करेंगे अब श्री अमित सिंगडे साहब से, एमडी एशियन पेंट्स के कल नंबर्स आए थे, नंबर्स आप भली भांति जानते भी होंगे, बट अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर था बाजार जिस चीज़ पर फोकस कर रहा था, आपके वॉल्यूम्स 9% वॉल्यूम्स मेंटेन करे सर आपने। जिस प्रकार का कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से सेगमेंट में आप देखें तो इस वक्त एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इस 9% के मार्जिन्स को हासिल करना, वॉल्यूम्स को हासिल करना कितना मुश्किल रहा और आगे चल के भी जिस प्रकार का कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें इस 9% को मेंटेन करना क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर काफी बेहतरीन गया, वॉल्यूम 9% का ग्रोथ रहा, वैल्यू का जो ओवरऑल ग्रोथ है स्टैंडअलोन बिजनेस में 17% का रहा, कंसोलिडेटेड लेवल पे 18% रहा। जो हमारे मार्जिन्स रहे वो काफी बेहतरीन रहे। ओवरऑल अगर हम देखें पीबीटीआईटी मार्जिन्स 22% के लेवल पे रहे स्टैंडअलोन पे, और अगर हम कंसोलिडेटेड भी देखें तो 20% से ऊपर रहे। तो काफी अच्छा ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू की स्तर से। अगर हम देखें ओवरऑल डिमांड कंडीशंस भी डेफिनेटली बेहतरीन रही, स्पेशली अगर हम रूरल सेक्टर देखें तो रूरल सेक्टर से अच्छा हमें डिमांड मिला, और जो हमारा B2B बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसका अर्बन मार्केट्स में, और जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुल मिला के अगर हम देखें ग्लोबल बिजनेस, इंडस्ट्रियल बिजनेस और जो हमारा इंडिया का डेकोरेटिव बिजनेस है, सब में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, और उसका डेफिनेटली कुछ प्राइस इंक्रीज से भी इम्पैक्ट मिला हमें। और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में Q2 में भी हमारी कोशिश यही है कि हम जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो 8 से 10% के बैंड में मेंटेन रखें। सर इसमें कोई तरह नहीं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में सब्सटेंशियल जंप है, तो उसमें से कितना आपने अगर आप देखें मतलब अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते मेंटेन कर पाए, और कितना आपने उसको प्राइस हाइक लेकर अपने अपने मार्जिन्स को थोड़ा सा स्पेस दिया है? तो अगर आप देखें टोटल हमने 12 से 14% का इंक्रीज लिया है अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज पूरे क्वार्टर में। ज़्यादा इंक्रीज अप्रैल में रहा था, कुछ इंक्रीजेस हमने जून में भी लिए। तो अगर कुल मिला के हम देखें ओवरऑल इन्फ्लेशन लगभग 24% के करीब रहा, पर उसमें एक हम चीज़ देख रहे हैं कि काफ़ी वोलेटिलिटी है रॉ मटेरियल प्राइसेस में। कुछ रॉ मटेरियल्स अभी नीचे आना शुरू हो गए हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स उसी स्तर पे हैं, तो काफ़ी वोलेटिलिटी चल रही है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि आगे जाके कोई प्राइस इंक्रीजेस का अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है हम उसके हिसाब से लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ओवरऑल आज हम काम कर रहे हैं, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, कॉस्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो हमने गाइडेंस दी है 18 से 20% की, हम उसके अंदर ही अपने एबिट मार्जिन्स को मेंटेन करें। ओके ठीक है सर, लेकिन जब हम आपके नंबर्स पढ़ रहे थे उसके बाद जब प्राइस हाइक्स की अगर आप देखें तो इंस्टेंसेस हमने देखे जो आपने इस क्वार्टर में लिए हैं, बहुत सारे हाउस व्यूज़ और जो कमेंट्रीज आई हैं आपके नंबर्स पर, उसमें कहा गया है जिस प्रकार का प्राइस हाइक लिया है उसके बाद कंपिटिटिव एनवायरनमेंट चरम पे होगा, है ना? और ये जो प्राइस वॉर है शायद उसके बाद उतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड
क्रिएट ना कर पाए अपने प्रोडक्ट के लिए उस एनवायरनमेंट में, आप आपकी स्थिति क्या कह रही है? आई मीन आगे जाके इस प्राइस हाइक के बाद डिमांड सिनेरियो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ रहा वो अप्रैल में रहा, तो डेफ़िनेटली उसकी वजह से स्टॉकिंग ज़्यादा रहती है क्योंकि उस टाइम पे प्राइस इंक्रीज़ काफ़ी बड़ा था और हमने देखा कि मई में उसका काफ़ी लिक्विडेशन हुआ। जून में जो प्राइस इंक्रीज़ था वो इतने लेवल का नहीं था और जून नॉर्मली एक हमारा स्टॉकिंग मंथ रहता है। फेस्टिवल के एंटिसिपेशन में जो क्वार्टर 2 है वो काफ़ी फेस्टिवल के हिसाब से काफ़ी उसमें स्टॉकिंग रहता है। तो हम देखेंगे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्राइस इंक्रीज़ से आया, पर इतना प्राइस इंक्रीज़ का इम्पैक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा पाइपलाइन इन्वेंटरी बढ़ गई होगी। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा जो कि हम समझते हैं कि मार्जिनल है, जो ओवरऑल हमारे ओवरऑल क्वार्टर 2 के वॉल्यूम ग्रोथ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये बात होगी प्राइस हाइक की और उसका डिमांड पे इम्पैक्ट हमने बात कर ली। सर, अब कुछ सेगमेंट्स की बात करते हैं, वर्टिकल्स की बात करते हैं यहाँ पे। अदर देन डेकोरेटिव सेगमेंट, अगर मैं बात करूँ आपसे होम ये डेकोर पे या फिर वाटर प्रूफिंग सेगमेंट और बाकी जो वर्टिकल्स हैं वो कैसा कर रहे हैं और पूरे साल के लिए आपका आउटलुक क्या है वहाँ पर? तो अगर हम बाकी सब बिज़नेस देखें, पहले मैं हमारा जो बी2बी बिज़नेस है, उसका बात करूँगा कि वो काफ़ी अच्छा रहा। जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं, उसमें डेफ़िनेटली परफ़ॉर्मेंस गवर्नमेंट एरिया में, फैक्ट्रीज़ में, प्राइवेट कैपेक्स के एरिया में काफ़ी बेहतरीन रहा। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ने भी अच्छा काम किया। ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा इंडस्ट्रियल बिज़नेस है, ऑटो का और जनरल इंडस्ट्रियल, उसमें भी परफ़ॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। और विदिन जो डेकोरेटिव सेगमेंट है, अगर हम वाटरप्रूफिंग का बिज़नेस देखें या ओवरऑल प्रीमियम का प्रोडक्ट्स का बिज़नेस देखें, वो भी काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस रहा। ग्लोबल में हमारा जो ग्रोथ है, लगभग 20% से ऊपर का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 27% का ग्रोथ आया है। तो ग्लोबल में डिस्पाइट ऑल डिस्टर्बेंसेस हैपनिंग हमारी जो ग्रोथ रही है, सारे क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अक्रॉस बिज़नेसेस अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा है। जो हमारा डेकोर का एरिया है, उसमें हमने जो हमारा वेदर सील बिज़नेस है और किचन बिज़नेस है, उसमें भी अच्छा डबल डिजिट परफ़ॉर्मेंस किया है। अच्छा सर, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए जो मार्केट स्पेंड है, मार्केटिंग स्पेंड्स है यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो किस तरह दिशा में देख रहे हैं आप और कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस इन रेस्ट ऑफ द ईयर? तो ओवरऑल अगर हम देखें, हमने कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में रखे हैं। आज हमने सबसे पहले एक एंटी डैम्प प्रोडक्ट हमने मार्केट में रखा, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे वर्ल्ड में पहली बार किसी ने पेश किया होगा। उसके अलावा हमने कई नए तरह के टेक्सचर्स मार्केट में रखे हैं, जो हमारा निलाया आर्क ब्रांड है। तीसरा हमने आप एक नया इमल्शन अभी लॉन्च किया है, जो कि इसको हम बोलते हैं प्रीमियम इमल्शन, जो कि एंटी इंसेक्ट इमल्शन है। तो कई तरह के नए इनोवेशंस जो बिल्कुल एक अलग तरह के हटके इनोवेशंस हैं, वो हमने मार्केट में रखे हैं और इसको प्रोपेगेट करने के लिए काफ़ी मार्केटिंग एक्टिविटी, काफ़ी कैंपेन्स भी हमने मार्केट में रखे हैं। अभी हाल में ही हमने कलर के ऊपर एक कलर वारंटी का एक कैंपेन रखा। तो हम समझते हैं कि जो ओवरऑल मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी है, वो कंपनी की बेहतर रहेगी और हम ये सोच रहे हैं कि जो ओवरऑल हमारा स्पेंड रहेगा मार्केटिंग में, लगभग मैं समझता हूँ 10 से 15% डेफिनेटली ग्रोथ रहेगा ओवरऑल लास्ट ईयर जो हमने स्पेंड किया। चलिए, हमें जब बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस थी, मार्जिन्स थे, वॉल्यूम्स थे, सब पे अपनी बातचीत की और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर एक व्यू भी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक विद द नेक्स्ट क्वार्टर सर। थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। निफ्टी आपके स्क्रीन पे अब लगभग 24,254 पे ट्रेड करता हुआ, रेंज वही है, उसी में टर्बुलेंस थोड़ी सी है, बट एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रशांत के ट्रेड्स हाजिर होते हुए। चलिए, कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए, अब प्रशांत के 3 ट्रेड्स से बात करते हैं। प्रशांत बताइए, 3 क्या पिक कर रहे हैं आप ट्रेड्स? तो जी मेरा फर्स्ट पिक होगा उनो मिंडा। ये करीबन 1175 1180 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 1165 1165। मेरा यहाँ पे टारगेट होगा 1210 1210। नेक्स्ट पिक होगा आरबीएल बैंक। यहाँ काफी अच्छा मोमेंटम बैक बाय वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो यहाँ करीबन मैं 374 373 374 373 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। टारगेट होगा करीबन 390 395 395 390। और नेक्स्ट पिक होगा पीआई इंडस्ट्रीज। ये कल मैंने रेकमेंड करा था, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक गया था, जो था 2775। अब इसको एक पोजिशनल की तरह रेकमेंड करना चाहूंगा।
स्टॉप लॉस रखेंगे 2715 2715, टारगेट होगा 3010 3010। ट्रेड्स एक ही करके प्रशांत जी के सामने रखिएगा और तीनों के तीनों ट्रेड्स रखिएगा। मैं जस्ट अगर आप देखें ब्रेंट क्रूड पे थोड़ा सा फोकस कर रहा था, 93 को टच कर रहा है। यूरोमिंडा फ्यूचर्स लगभग 1210 के लक्ष्य के लिए 1165 का स्टॉप लॉस यहाँ पे है और 1183 पे ट्रेड करता हुआ। और आरबीएल बैंक फ्यूचर्स मिड कैप बैंकिंग में 390 के लक्ष्य के लिए 383 का स्टॉप लॉस यहाँ पर है और 373 का यहाँ पे स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा। और पीआई इंडस्ट्रीज 3010 का लक्ष्य यहाँ पे 2734 पे ट्रेड करता हुआ। एक कंसर्न, एक दिक्कत थोड़ा सा अगर आप देखें दैट्स क्रूड 93 के पैच को ऑलमोस्ट हिट कर चुका है, 2.5% ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और देखिए अभी एज ऑफ नाउ वो जो 93 का क्रूड था वो पैच जो हिट कर रहे हैं बाजार में, ऐसी कोई बहुत अगर आप देखें तो इसको लेकर गंभीर कोई शॉर्टिंग, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग, कोई कोलैप्स तो नहीं है एज ऑफ नाउ। इवन अगर आप निफ्टी को भी देखें और निफ्टी बैंक को भी देखें, अभी तक का जो निफ्टी बैंक का डिप रहा वो काफ़ी कंट्रोल रहा थैंक्स टू निफ्टी आईटी। और निफ्टी बैंक भी 56,906 के जोन को मेंटेन कर रहा है अभी। तो अभी वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम विजिबल है उस रिस्क का। मैं सोच रहा था वही कि मतलब एक बार ऑप्शन स्टैट्स और देखूं, रणनीति में क्या बदलाव करें, बट मोर और लेस लेवल्स को ही रहेंगे अभी भी। प्रशांत के पास चलते हैं, अब आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करेंगे। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी कोफोर्ज की 1800 की कॉल लेना चाहूंगा, करीबन 45 पे ट्रेड कर रही है अभी। कुछ देर पहले 42 पे थी। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 35 के आसपास, 35। मुझे लग रहा है ये 65 से लेके 75, 65 75 के लेवल्स दिखा सकूं। कोफोर्ज सेक्टर इन मोमेंटम, निफ्टी आईटी, और उसमें से अगर आप देखें जो अर्निंग्स के बाद सबसे अच्छी तेज़ी पकड़े हुए स्टॉक, उसका जिक्र यहाँ पे प्रशांत ने किया। याद रखिएगा कोफोर्ज ने एक बहुत 1750 का बड़ा सप्लाई जोन पार कर लिया है। आप जब चार्ट्स को रीड करेंगे तो 15 दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चैनल था, उसको उसने पार कर दिया है। शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इन डिस्प्ले रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का मैं करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।